नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक से बड़ा खुलासा। पेपर प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो चुका था। आरपीएससी के सभी चारों पेपर आउट होने की आशंका है। आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में 500 प्रश्न उदयपुर पुलिस को मिले हैं। 339 प्रश्न इनके पास मिले, लेकिन पुलिस की एफआईआर में केवल 30 प्रश्नों का जिक्र है। 30 में से भी पूर्व के परीक्षा एसएस और हिंदी के 5 सवाल मैच कर रहे हैं। यानी लगातार पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब आशंका यह जताई जा रही है कि जो पूर्व में पेपर हुए थे वो सब भी पहले लीक हो चुके थे, प्रिंटिंग में जाने से पहले। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि ये पेपर जब तैयार किए गए थे और ये तय किया गया था कि इसे प्रिंटिंग में लेकर जाना है, प्रिंटिंग में जाने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। ये अब आशंका जताई जा रही है। यानी पेपर लीक मामले में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 339 प्रश्न मिले हैं, यानी कि 500 में से अगर 339 प्रश्न हूबहू मिलते हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर लीक माफिया कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है और पूरी मशीनरी की आंखों में धूल झोंक रहा है। पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, गुजरात से भी राजस्थान पेपर लीक के तार जुड़े हैं। गुजरात नंबर की कार ने राजस्थान में बस को स्कॉट किया। बनासकांठा की कार ने नकलचियों की बस को स्कॉट किया। बनासकांठा की कार में मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई बैठा था। GJ08CC2902 ये नंबर की कार बनासकांठा की आरटीओ में रजिस्टर है। गणपत लाल भागीरथ राम बिश्नोई के नाम पर यह कार दर्ज है। फिर से बताएं, GJ08CC2902 नंबर की कार एक ही मालिक की हो सकती हैं पेपर लीक में पकड़ी गई बस और कारें। और ये बड़ी खबर उदयपुर से, पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। होटल हिमांशी में नकल गिरोह का ठिकाना था। कमरा नंबर 303 को कंट्रोल रूम बनाया गया था। कमरा नंबर 303 में सारे पेपर सॉल्व करवाए गए। 4 और कमरों की बुकिंग हुई थी। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305। 22 दिसंबर को 2 कमरे, 23 दिसंबर को 2 कमरे बुक हुए, यानी कि 4 कमरे अलग अलग तारीखों को बुक हुए। अंदाजा लगाइए इस पूरे नेक्सस का और अंदाजा लगाइए इस पूरे गड़बड़ झाले का, इस घोटाले का, कि कितने बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बाकायदा इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। कमरे बुक किए गए, बसों के अंदर पेपर सॉल्व करवाए गए, कंट्रोल रूम बनाया गया और उसके बाद में एक के बाद एक नामों का खुलासा होता हुआ। लेकिन अब भी गंभीर सवाल वही है कि जो माफिया अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसके पास ये पेपर कहां से आया, उस नाम का सामने आना इस वक्त बेहद जरूरी है कि ढाका के पास आखिर ये पेपर आया कहां से, वो नाम अब तक सामने नहीं आ पाया। और इसी खबर पर हमारे साथ उदयपुर से कपिल जुड़ गए हैं और श्याम सुंदर जालोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों साथियों से बात करते हैं। कपिल, हम लगातार न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर इस पूरे पेपर लीक मामले की तह जा रहे हैं, यानी कि हम वो हर कड़ी दर्शकों के सामने रख रहे हैं, प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जो बहुत जरूरी है इस पेपर लीक से जुड़ी हुई। अब सवाल ये उठता है कपिल की, अब बस कहां से निकली, सीसीटीवी फुटेज कहां से मिले, किस होटल को कंट्रोल रूम बनाया गया था, ये सवाल अब जो है वो मायने नहीं रखते। सवाल ये मायने रखता है कि आखिर जो पेपर लीक माफिया था उसके पास पेपर आया कहां से, क्योंकि ये जांच कपिल कहीं ना कहीं ठहर गई है। अब ये नाम सामने आना बहुत जरूरी है कि आखिर उनके पास में पेपर लीक हुआ कैसे, किसने उनको व्हाट्सएप किया, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले पेपर लीक हो चुका था। कपिल, देखिए आसिफ, बिल्कुल मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत जरूरी है और पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या पहलू सामने आ रहे हैं ये साझा नहीं किए जा रहे हैं। पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि फिलहाल क्योंकि 24 तारीख को ये गिरोह पकड़ में आया था, उसके बाद में आज 27 तारीख है, तो ऐसे में काफी दिन हो गए पूछताछ करते करते। कुछ बड़ी जानकारियां पुलिस के पास में जरूर आई होगी, लेकिन वो साझा नहीं की जा रही है। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें 2 नामों का जिक्र किया गया था। हमने पहले ही बताया कि सुरेश ढाका और भूपी। हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सुरेश बिश्नोई के व्हाट्सएप पे जो पेपर आया था वो भूपी के मोबाइल से आया था।
ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हम लगातार इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन सुरेश ढाका और सुरेश बिश्नोई दोनों जीजा साला हैं और सुरेश ढाका और भूपी का एक गिरोह है। सुरेश बिश्नोई अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें पेपर खरीदने के लिए लालच देता है, उनसे पैसे लेता है और सुरेश ढाका और भूपी जो है वो सुरेश बिश्नोई को पेपर उपलब्ध कराते हैं। अब सुरेश बिश्नोई भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही हो, लेकिन जब तक सुरेश ढाका और भूपी तक उदयपुर पुलिस के हाथ नहीं पहुंचेंगे तब तक आगे की कड़ियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस का भी मानना है कि जब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी तभी ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वास्तविकता में पेपर सबसे पहले बाहर किस माध्यम से आया था। दूसरा आप देखिए कि अब जो बस है, क्योंकि पहले भी हमने बताया कि लगातार बस का मूवमेंट चल रहा था, तो ऐसे में 21 तारीख से जो पेपर 24 तारीख तक हुए हैं वो सारे प्रश्न पत्र संदेह के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि लगातार हर प्रश्न पत्र के पहले ये जो बस जो कि नकल गिरोह का अड्डा बनी हुई थी, ये बस लगातार जालोर से उदयपुर की ओर मूवमेंट कर रही थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से और हमारे पास आ रही है कि ये जो बस है, ये जो गिरोह पकड़ में आया है, इनसे पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी मिली है उदयपुर पुलिस को कि इनके गिरोह के सदस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अन्य जिलों में भी ये गिरोह सक्रिय था और जालोर से दूसरे जिलों में भी बस का संचालन किया गया था। क्योंकि पीराराम बिश्नोई जो कि बस का मालिक था, जिस बस को जब्त किया गया, उसके पास में सिर्फ एक बस नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि उसके पास में और भी कई सारी बसेज हैं। तो यदि दूसरे जिलों में भी बसों का संचालन किया गया है तो क्या वहां पर भी नकल गिरोह के सदस्य उन बसों के अंदर मौजूद थे? कपिल, इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये गाड़ियां जो है, ये जो कार जब्त की गई है, ये गुजरात नंबर की है। राजस्थान के रहने वाले लोग गुजरात की कार का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुजरात के अंदर आरटीओ में किसी और नाम से रजिस्टर है। ये गुजरात का कनेक्शन, इस पर पुलिस ने कोई जानकारी दी? देखिए, फिलहाल पुलिस ने इस कनेक्शन पर इन्वेस्टिगेशन संभवतया नहीं किया है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन न्यूज 18 की टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मसले पर किया है और जो बड़ा खुलासा हुआ है, गणपत लाल पिता भागीरथ राम बिश्नोई के नाम से ये जो कार है बनासकांठा जिले में दीसा कस्बे के समीप एक गांव में के रूप में रजिस्टर्ड हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि उदयपुर पुलिस ने नरेश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि जो बस जब्त की गई है उस बस को चला रहा था। नरेश के पिता का नाम भी भागीरथ राम बिश्नोई है। एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें सामने आती है कि इस कार का जब गुजरात में रजिस्ट्रेशन कराया गया और वहां पर जो मोबाइल नंबर दिया गया, उस मोबाइल नंबर की जब हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जांच करने की कोशिश की तो ये मोबाइल नंबर पीराराम के नाम से, आरके बस के नाम से रजिस्टर्ड पाया गया। आप देखिए कि आरके बस वही बस है जो कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जब्त की गई और पीराराम वही व्यक्ति है जो इस बस का मालिक है। तो ये बस और ये कार संभवतः आपसी रिश्तेदारों की या फिर एक ही व्यक्ति की है जो कि नकल गिरोह सदस्य को उपलब्ध कराई गई। कपिल, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी जो है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। शाम हमारे साथ जालोर से बने हुए शाम के पास चलते हैं। शाम, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि कितने अभ्यर्थियों के जो पिता हैं या उनके अभिभावक हैं वो पहले से शिक्षक थे, कितनों के डॉक्टर थे। कहीं ना कहीं उनका संबंध ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे थे, इनके अभिभावक ही इन पैसों का इंतजाम कर रहे थे। यानी कि पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ी हुई थी। अगर शाम में ये कहूं, अकेले थोड़े से पानी में नहीं, पूरे कुएं में ये भांग थी। शाम, अब सवाल ये उठता है कि ये जांच, ये नाम अब कहीं ना कहीं ठहर गए हैं। अब उन नामों का खुलासा होने में बहुत वक्त लग रहा है। जिन नामों का सामने आना, जैसा कि कपिल बता रहे हैं उदयपुर से, कोई भूपी नाम सामने आया है या फिर जो ढाका है या फिर बिश्नोई है, ये नाम के बाद में नामों का आने का सिलसिला ठहर गया है। क्या वजह, श्याम? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पिछले 2 दिनों से कोई बड़ा क्लू हाथ नहीं लगा है, लेकिन बड़ा अपडेट और बड़ा खुलासा आसिफ हम करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरपीएससी भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो सभी पेपर जो है लीक होने की आशंका है, ऐसा हमारे पास इनपुट मिला है। ये जो माफिया जो गैंग थी उनके पास प्रिंट होने से पहले ही पेपर पहुंच चुका था। उनके सवाल यानी कि 500 सवाल उनके पास पहले ही पहुंच चुके थे। रफली जो है 500 सवाल उनके पास आए थे और उनके बाद
सवालों की टीम थी, वो सभी जो पेपर थे वो यानी कि 300 से अधिक सवाल लगातार अलग अलग अभ्यर्थियों को पढ़ाया जा रहा था कि इनमें से ही सवाल है आपके। लेकिन जैसे ही उदयपुर पुलिस के हत्थे जो तमाम ये जो बस में बैठे अभ्यर्थी चढ़े थे और पूरी बस जो हाथ लगी थी उसके अंदर 339 सवाल मिले थे, यानी कि जो पेपर मिला था उसमें 339 सवाल थे। लेकिन पुलिस की एफआईआर में महज 30 सवालों का जिक्र है और 30 में भी इससे पहले 2 दिन पहले जो भर्ती परीक्षा जो हुई थी एसएस और हिंदी, उसके 5 सवाल मैच खा रहे। ऐसे में 500 सवाल उनके पास पहले आ गए थे, 339 सवाल पुलिस को मिले, तो आखिर 30 सवालों पर ही एफआईआर दर्ज क्यों हुई, 30 सवालों का ही जिक्र क्यों है, ये बड़ा सवाल। और दूसरा आसिफ, आरपीएससी पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अगर ये पेपर जो प्रिंट में जाने से पहले ही लीक हो गया था तो इसकी भनक आरपीएससी को कैसे नहीं लगी। अगर ये जो निकला है तो आरपीएससी के किसी अधिकारी या फिर उसमें इन्वॉल्व किसी कर्मचारी की सहभागिता के बिना ये जो सवाल है ये बाहर आना नामुमकिन सा। इस तरीके के जो कयास है वो साफ तौर से लगाए जा रहे हैं। जैसा हमारे जो इनपुट है उसके आधार पर 500 सवाल उनके पास पहले आ चुके थे, 15 दिन पहले प्लानिंग बन गई थी और 2 दिन पहले इस तरीके की जो रणनीति है सवाल बाहर निकालने की पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी थी और पेपर प्रिंट होने से पहले ये पेपर जो सवाल थे वो आ गए थे और इस तरीके की जो जानकारियां सामने आ रही है। श्याम वही सवाल मेरा वही सवाल मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूं। सवाल ये है कि जिन छोटी मछलियों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है श्याम कि प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही पेपर आउट हो चुका था, यानी कि जो पेपर रफली तैयार किया गया था, जो प्रिंटिंग प्रेस में जाना था और छपकर बाहर आना था, उससे पहले ही जो है वो पेपर आउट हो चुका था और तमाम छोटी मछलियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी भी बाहर है श्याम। सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं, वो किनके हाथों से वो व्हाट्सएप निकला जो इन माफिया पेपर लीक माफियाओं तक पहुंचा। गंभीर सवाल श्याम। अरे निश्चित तौर से आसिफ, जिस तरीके से हर बार की भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो इस बार भी जो है बड़ी मछलियां कहीं ना कहीं छूटती हुई दिखाई दे रही है। चाहे रीट भर्ती परीक्षा के अंदर भी जालोर का बड़ा कनेक्शन आया, लेकिन जालोर से ही महज गिरफ्तारियां हुई और मुख्य जो सरगना थे उन तक जांच है नहीं पहुंच पाई और उसके ढाके 3 पात वाली वही स्थितियां रहेगी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, जो स्थितियां हैं वो कि वो जो है स्थितियां बन रही है, क्योंकि इस बार भी भर्ती परीक्षा के अंदर जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है जिसमें 3 लोगों पर ही महज जांच आकर के अटक गई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों को आखिर पेपर दिया किसने, आरपीएससी से पेपर निकाला किसने, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जालोर जिले से जिन 3 लोगों का नाम सामने आया है, भूपेंद्र, सुरेश व सुरेश झाका, ये अगर ये 3 लोग ही ये जालोर से जुड़े हुए थे इससे पहले, क्योंकि जो पेपर था ये आरपीएससी से निकाला किसने, इसके साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसके अंदर बड़ी मछलियां हैं वो इस बार भी छूटती हुई दिखाई दे रही है। जो जिन 15 शिक्षकों का नाम सामने आया जिनके अभिभावकों ने इस तरीके की डील करवाई, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ जो क्लू है वो जांच करेगी। क्योंकि एसओजी में जो जालोर पुलिस है वो संयुक्त रूप से लगातार जालोर में कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन इस तरीके का कोई बड़ा इनपुट सामने नहीं आ रहा है। दबिशों का दौर जारी है, लेकिन दबिशों में भी खास पुलिस के हाथ में जो है जांच सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ा सवाल आसिफ यही खड़ा होता है कि अगर ये पेपर पहले आ गया था तो आखिर निकाला किसने, ये सवाल अभी भी बरकरार है। जी आसिफ। बिल्कुल, और इसका जवाब जो है वो जांच में पुलिस को देना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है श्याम, कपिल, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ आखिर किया किसने है। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के तार अब गुजरात से भी जुड़ रहे हैं, तो गुजरात के बनासकांठा से हमारे संवाददाता किशोर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ये जो कार है जो एस्कॉर्ट कर रही थी, बस के पीछे चल रही थी, ये कार बनासकांठा के आरटीओ में रजिस्टर्ड है। क्या जानकारी किशोर इस कार के बारे में, और क्या इसका कनेक्शन था जालोर के साथ में, उन लोगों के साथ में जो पेपर लीक करवा रहे थे, बस को एस्कॉर्ट कर रहे थे? किशोर। आसिफ, जो गाड़ी थी बस के आगे, क्रेटा जो गाड़ी थी वो गुजरात के बनासकांठा के कंसारी गांव से रजिस्टर है। अभी मैं कंसारी गांव में ही हूँ जहाँ से ये गाड़ी रजिस्टर है। जो गणपत लाल बिश्नोई के नाम पे जो ये गाड़ी है, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि गणपत लाल करके कोई यहाँ पे रहता नहीं है। तो अभी ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो ये गाड़ी है तो
फर्जी रेंट एग्रीमेंट करके जो ये गाड़ी जो है ली होगी टैक्स बचाने के लिए, ऐसी संभावना पण व्यक्त की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि अभी तक राजस्थान पुलिस ना ही गुजरात में आई है और ना ही राजस्थान पुलिस ने गुजरात पुलिस को कांटेक्ट किया है, और गुजरात पुलिस ने भी इस बारे में अभी तक कोई भी छानबीन जो कर नहीं रही है अभी तक। आशिफ किशोर, महत्वपूर्ण ये भी है जैसा कि आपने बताया कि बनासकांठा के गांव में रजिस्टर्ड है और गांव वालों का कहना है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है। जाहिर सी बात है कि रेंट एग्रीमेंट बनाकर उस कार का रजिस्ट्रेशन करवाया गया होगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है, देर सवेर जो है वो राजस्थान पुलिस कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस से संपर्क करेगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन किशोर, जो बनासकांठा का आरटीओ है, क्या वो इस तरीके से गाड़ियों को रजिस्टर्ड कर देता है? ये सवाल गंभीर आरटीओ पे भी खड़े होते हैं। रेंट एग्रीमेंट के ऊपर अगर किसी गाड़ी को रजिस्टर्ड किया भी जाता है तो उस व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्स, उस व्यक्ति का आधार कार्ड, उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस, उस व्यक्ति के वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आरटीओ अपने पास जमा करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं आरसी जारी की जाती है। तो क्या कोई भी कपोल कल्पित व्यक्ति, कोई भी हाइपोथेटिकल व्यक्ति के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड की जा सकती है किशोर? नहीं आसिफ, ऐसा नहीं है। गाड़ी तभी रजिस्टर हो सकती है जब कोई अदर स्टेट का जो व्यक्ति है वो गुजरात में रहता है और गुजरात के किसी के घर पे रहता है, वो उसके साथ रेंट एग्रीमेंट बनता है और इस रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी जो भी पुलिस स्टेशन लगता है उसी पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन से रेंट एग्रीमेंट की कॉपी वेरीफाई की जाती है और वेरीफाई करने के बाद सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आरटीओ में जाते हैं और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है वो पुलिस कर्मचारी जहाँ पे जिसके नाम पे एग्रीमेंट बनता है वहाँ पे वो चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पे चेक करता है कि जिस नाम पे गाड़ी रजिस्टर होने वाली है वो व्यक्ति वहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है। और उसके बाद जो आरटीओ है, उसके बाद आरटीओ में ये रेंट एग्रीमेंट के आधार पे जो नई गाड़ी दी जाती है। लेकिन अभी सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस अधिकारी थे, वो पुलिस अधिकारी ने ये रेंट एग्रीमेंट वेरीफाई किया था कि नहीं किया था? बिना रेंट एग्रीमेंट वेरीफाई किए बिना ही ये गाड़ी जो थी वो गणपत लाल बिश्नोई को दी गई। ऐसे अनेक सवाल है जो खड़े हो रहे हैं अभी तो। आशिफ बिल्कुल किशोर बने रहिएगा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। कपिल उदयपुर से हमारे साथ बने हुए। कपिल, आपने सुना हमारे सहयोगी बनासकांठा से किशोर जो बता रहे हैं, यानी कि कपिल जो लगातार फर्जीवाड़े वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो बनासकांठा से भी सामने कार की रजिस्ट्रेशन का जो मामला सामने आया वो भी पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। यानी उस गांव के अंदर इस नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। यानी प्लानिंग जो है वो कोई एक दो दिन की नहीं थी। आप कपिल, इसकी गंभीरता को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से की जा रही थी। गाड़ी तक जो बरामद की गई है उस तक में फर्जीवाड़ा किया गया है। कपिल जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से गाड़ी को बनासकांठा से रजिस्टर्ड कराया गया है, ये सितंबर 2020 में गाड़ी बनासकांठा जिले के आरटीओ से रजिस्टर्ड कराई गई थी। और जो जानकारी है संभवतः फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा, क्योंकि गुजरात से जो हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुजरात से जब गाड़ी ली जाती है वहां से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो टैक्स में कुछ छूट मिलती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण, जिस तरह के फर्जीवाड़े से इस गिरोह के सदस्य जुड़े हुए हैं, आप देखिए कि हम मान सकते हैं कि किसी भी तरह का फर्जी दस्तावेज बनाने में इसे किसी तरह की परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि पूरा गोरख धंधा फर्जी इनका अब तक नजर आ रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, राजस्थान के इस पूरे मसले में पेपर लीक के अंदर गुजरात नंबर की कार का उपयोग करना एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इस नंबर का उपयोग करते हुए स्थानीय पुलिस को कुछ हद तक गुमराह भी किया जा सके। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन जिस नाम से कराया गया उस नाम के आधार पर यह बात की पुष्टि हो जाती है कि ये राजस्थान के ही लोग हैं जिन्होंने गुजरात में जाकर फर्जी तरीके से कार का रजिस्ट्रेशन बनासकांठा में करवाया है। जी आसिफ। बिल्कुल श्याम, अब यह भी साफ हो गया कि जिस नाम पर कार रजिस्टर करवाई गई थी, जो गणपत नाम बार बार सामने आ रहा है, वो जैसा कि कपिल बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा गुजरात के अंदर राजस्थान के मुकाबले थोड़ा कम लगता है। और जो कि हमारे बनासकांठा में मौजूद संवाददाता बता रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर नहीं रहता है। यानी जाहिर सी बात है कि जो कार लेकर घूम रहे थे उन्होंने बनासकांठा में जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये यहीं तक नहीं रुका हुआ, इसके तार बहुत आगे तक जो है वो शाम फैले हुए हैं। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है
कि वो बड़े मगरमच्छ अभी भी गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि वो नाम सामने आए जो प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले पेपर को आउट कर चुका था। देखिए आसिफ, जिस तरीके से आपका सवाल था उसमें गाड़ी को लेकर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो जालौर व सांचौर क्षेत्र के ये जो तमाम जो लोग थे, सांचौर से गुजरात का बॉर्डर है वो पास में पड़ता है, तो यहाँ पर अमूमन जो है गाड़ियां वो जीजे पासिंग ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात से गाड़ी लाते हैं तो उसका 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है, टैक्स बचत होता है। ऐसे में यहाँ जालौर व सांचौर क्षेत्र में अमूमन अधिक संख्या में जो गाड़ियां हैं वो जीजे पासिंग ही है, गुजरात की गाड़ियां हैं, और वहां पर किसी के नाम से किराया चिट्ठी बनाई जाती है। वहां पर कोई भी अपने पहचान वाले किसी गुजरात में रहने वाले युवक के नाम से किराया चिट्ठी के आधार पर ये जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ जालौर जिले में अमूमन ज्यादातर गाड़ियां गुजरात पासिंग ही देखने को मिलेगी। और बड़ा सवाल आसिफ आपका कि बड़ी मछलियां इस बार भी छूटती नजर आ रही है। जिस तरीके की जो रोक रहा हूं, फिर से लौटूंगा आपके पास में। शाम इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, 55 आरोपियों पर 11 पन्नों की एफआईआर दर्ज की गई है, 11 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। ये उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है, यानी वो तमाम लोग जो इसमें इस धोखाधड़ी में शामिल थे, 10 करोड़ की कुर्की और 10 साल तक की सजा का प्रावधान। 55 आरोपियों पर 11 पन्नों की एफआईआर दर्ज की गई है, 11 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 55 आरोपी, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तमाम वो लोग जो बसों में इस पेपर को सॉल्व कर रहे थे। कपिल, बड़ा एक्शन इसे कहा जा सकता है। इन 55 आरोपियों के ऊपर 11 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। क्या ये वही लोग हैं कपिल जो बस में सफर कर रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि पूरी कार्रवाई के बारे में जरा तफसील से बताइए कि क्या क्या किया गया इन 55 आरोपियों पर। हाँ देखिए, बिल्कुल ये 55 वही आरोपी हैं जो कि पहले ही दिन पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। इसमें से 45 आरोपी बस से और जो कार एस्कॉर्ट कर रही थी उससे गिरफ्तार किए गए, और उन गिरफ्तार आरोपियों की सूचना पर होटल हिमांशी पर जब पुलिस ने दबिश दी तो 10 आरोपी वहां से भी गिरफ्तार किए गए। आप देखिए कि 11 पन्नों की एफआईआर है और 11 बड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मैं कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। आईपीएस की धारा 419, 420 और 120 बी के तहत इन सभी पर मामला दर्ज किया गया। दूसरा सबसे बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की धारा 3, 4, 6, 3 से 6A के तहत मामला दर्ज किया गया, और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 3, 6, 9, 10 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया। आप देखिए कि इसमें अधिकतम सजा के प्रावधान की अगर हम बात करेंगे तो 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम में अधिनियम 2022 की धारा 10 के तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान इसमें है। तो जो धाराएं लगाई गई है वो बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई है, और यदि इन धाराओं के आधार पर इन आरोपियों को सजा तक पहुंचा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन भर्ती गिरोह में जो पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ देखने को मिलेगा। जी आसिफ, यकीनन जैसा कि जानकारी कपिल दे रहे हैं श्याम, आपने सुना कि इतनी 11 गंभीर धाराओं में 55 आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की कुर्की उनकी हो सकती है। अब सवाल ये कि वो बड़े नाम जब सामने आएंगे तब आएंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है श्याम, जब भी पेपर लीक होता है आनन फानन के अंदर कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और जल्दी जल्दी छोटे नामों को हिरासत में लिया जाता है। ये वो लोग हैं, 55 वो लोग हैं श्याम जो किसी भी तरीके से पेपर सॉल्व करके नौकरियां पाना चाहते थे, लेकिन हर बार वो बड़े नाम जो है वो बच जाते हैं जो इन तक पेपर मुहैया करवाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मैसेज जाएगा श्याम, चूंकि बार बार मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कनेक्शन लीक, जो पेपर लीक के कनेक्शंस हैं वो बार बार जालोर से जुड़ते हैं, तो इस बार की कार्रवाई का मैसेज जाएगा जालोर में, सांचौर में, या उन लोगों तक जो पेपर को जो है वो फर्जी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर पेपर को जो है वो खरीद कर जो है वो नौकरी पाना चाहते हैं? ये स्ट्रांग मैसेज जाएगा ऐसे लोगों में, अभ्यर्थियों तक और माफियाओं तक? निश्चित तौर से आसिफ, इस बार जो है मैसेज अभ्यर्थियों तक,
जो माफिया में इन्वॉल्व है उन लोगों तक और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूर्व की भर्ती परीक्षा में जिस तरीके का जो पेपर लीक जैसी घटना होती है तो उसके अंदर धारा 120B और 420 के तहत प्रकरण दर्ज होते, लेकिन इस बार जो है क्योंकि रीट मामला था उसके बाद में ये अधिनियम आया और उस अधिनियम के बाद में इस बार जो अधिनियम का है पालना और उसके बाद में जो इसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको सजा दिलाने के लिए राजस्थान सरकार के लिए एक बेहतरीन मौका है अगर राजस्थान सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर पैरवी करती है, क्योंकि जो परीक्षा अधिनियम बना गया है उसमें 120 और तमाम जो आईपीसी की धारा है उन आईपीसी की धारा का पालना के साथ सरकार इस पूरे प्रकरण की अगर पैरवी करेगी ढंग से तो वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से किशोर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल किशोर से। किशोर, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं जो इस वक्त जालोर में मौजूद हैं, उदयपुर में मौजूद हैं, इनका कहना है कि गुजरात के अंदर या बनासकांठा के अंदर या गुजरात से लगते सीमा के जो जिले हैं उसमें राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं ये लोग रजिस्टर करवाते हैं क्योंकि पैसे कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों के कम लगते हैं। तो क्या इस तरह की जानकारी आपको इस गांव में मिल रही है कि ये लोग भी कुछ पैसा लेते हैं इनसे तब जाकर रेंट एग्रीमेंट बना के देते हैं और वहां से रजिस्ट्रेशन होता है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, चाहे वो जालोर हो, सांचौर हो या उदयपुर के लोग हो, वहां पर पैसा कम करने के लिए वहां से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये भी अपने आप में एक नई जानकारी वहां के लिए। जी आसिफ, अभी जो भी जिसके रिश्तेदार होते हैं उन रिश्तेदार के घरों पे या और दूसरे लोगों से ये रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं। जब रेंट एग्रीमेंट होते हैं तब जो रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है उसके बाद रेंट एग्रीमेंट की कॉपी स्थानीय पुलिस जो होती है उनको दी जाती है, पुलिस वेरीफाई करती है, उसके बाद आरटीओ में ये पूरा मामला जाता है, उसके बाद ही गाड़ी मिलती है। जो इस गाड़ी की बात करें तो ये 20 सितंबर 2020 को ये गाड़ी दी गई थी और रजिस्ट्रेशन में जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर भी राजस्थान का है, राजस्थान का BSNL का जो मोबाइल नंबर है उससे रजिस्टर हुई है। और ऐसे राजस्थान की जो सीमा है वो सीमा के जो लोग हैं वो टैक्स बचाने के लिए गुजरात से खरीदारी करते हैं। किशोर, बहुत शुक्रिया आप श्याम और कपिल, आप तीनों साथियों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। आज पंजाबी विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन दौसा में एक भी परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने के लिए नहीं पहुंचा है। सुबह परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस के जवान और अन्य स्टाफ तैनात किए गए थे ताकि परीक्षार्थियों की गहन जांच पड़ताल करके उन्हें प्रवेश दिया जा सके। दौसा के रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र पर स्टॉप निर्धारित समय तक स्टाफ तैनात रहा, लेकिन एक भी परीक्षार्थी एग्जाम देने नहीं आया। इसके बाद अधिकारियों ने औपचारिकता पूरी कर अनुपस्थिति की जानकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी है। दौसा में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन सूने पड़े ये परीक्षा केंद्र आप देख सकते हैं। ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और आज पंजाबी साहित्य की परीक्षा का प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है। दौसा के भी रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया था, केवल एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 3 जो परीक्षार्थी वो पंजीकृत हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं। एक भी परीक्षार्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए नहीं आया है। ऐसे में जो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, जो केंद्र अधीक्षक हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई परीक्षार्थी आए। हम यहाँ के केंद्र अधीक्षक से बात करते हैं। सर, किस विषय की परीक्षा थी, कितने पंजीकृत थे और कोई बच्चा आया नहीं आया क्या? आज पंजाबी साहित्य का पेपर है और यहाँ पर 3 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे और तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और यहाँ पर पूरी तैयारी है परीक्षा संचालन की। 9 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।